दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 2 मई 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करेंगे कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र शास्त्री पटना आने वाले हैं, जब बिहार आने वाले हैं, लेकिन बिहार आने से पहले उनके ऊपर मुसीबत खड़ी हो गई है। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ परिवाद दायर हुआ है। धीरेंद्र शास्त्री पर आरोप लगा है कि उन्होंने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और प्रवचनों के जरिए अंधविश्वास को बढ़ावा देने का काम किया है। इस मामले पर अब 10 मई को सुनवाई होगी। परिवाद दायर करने वाले वकील सूरज कुमार ने कहा है कि उदयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने खुद को भगवान हनुमान का अवतार बताया था, जहां उनके इस बयान से हिंदू समाज के करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इस विवादित बयान को लेकर ही आईपीसी की धारा 295, 298, 505 के तहत धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ परिवाद दायर कराया था। जी हां, सूरज कुमार ने धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाते हुए एजीएम कोर्ट में परिवाद दायर किया है। आपको बता दें कि बागेश्वर बाबा बिहार आने वाले हैं, जब बिहार आने से पहले ही उनके ऊपर मुसीबत खड़ी हो गई है। दोस्तों अब बात करेंगे कि लुधियाना के गयासपुरा में जहरीली गैस लीक होने से बिहार के गया जिले के 5 लोगों की जान चली गई। मृतक सभी एक ही परिवार के हैं। जब बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मृतकों के परिवार वालों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट किया और कहा कि पंजाब के लुधियाना में गयासपुरा में जहरीली गैस लीक होने से जो घटना हुई है ये अत्यंत दुखद है। यह घटना में बिहार के गया जिले के रहने वाले एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चली गई। ये बहुत ही दुखद घटना है। जब बिहार के मृतकों के परिवार वालों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। आपको बता दें कि पंजाब के लुधियाना में रविवार को जहरीली गैस लीक होने का मामला सामने आया। इस जहरीली गैस ने 11 लोगों की जिंदगी निगल ली है। दिमाग में जहर पहुंचने की वजह से, गैस पहुंचने की वजह से बच्चों समेत 11 लोगों की जान चली गई। दोस्तों बात करते हैं कि बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेंद्र शास्त्री के पटना आगमन की सूचना पर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव यानी कि लालू प्रसाद के बेटे तेज प्रताप यादव के बाद बिहार सरकार के एक और मंत्री सुरेंद्र राम ने बागेश्वर बाबा पर जम करके निशाना साधा है। जब बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम ने कहा है कि धीरेंद्र शास्त्री ढोंगी बाबा है, ऐसे बाबाओं से हिंदू और सनातन धर्म दोनों बदनाम हो रहे हैं। ऐसे बाबाओं का देश हित, समाज हित, धर्म हित के लिए विरोध होना बहुत जरूरी है। बाबा का विरोध होना जरूरी है। ऐसे लोग एक दूसरे धर्म के लोगों को लड़ाने की कोशिश करते हैं। इन लोगों के खिलाफ विरोध होना चाहिए। इन लोगों को बिहार में एंट्री नहीं देना चाहिए। ये लोग बिहार में आएंगे और हिंदू मुस्लिम करके ही चले जाएंगे, जिससे यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के बीच खाई पैदा होगी और हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाई जाएगी। इस तरीके की कुतर्क हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाबा को बिहार आने नहीं देंगे, बिहार को जहरीला नहीं बनाने देंगे। दरअसल कैमूर सर्किट हाउस पहुंचे बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम ने कहा है कि धीरेंद्र शास्त्री ढोंगी बाबा है। इसी तरीके के ढोंगी बाबाओं से हमारा सनातन धर्म और हिंदू धर्म को ये लोग बदनाम कर रहे हैं। ऐसे ढोंगी बाबाओं का विरोध होना चाहिए और ऐसे ढोंगी बाबाओं का बहिष्कार होना चाहिए। इस देश में सभी धर्म सभी जाति और फिर सभी मजहब के लोग एक दूसरे से प्रेम के साथ रहते हैं और एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं। इससे आगे उन्होंने कहा है कि हम कहेंगे कि बाबा का बहिष्कार करना चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम करके एक धर्म दूसरे धर्म के लोगों को लड़ाता है, लड़ाने की कोशिश करता है और आपस में प्रेम और भाईचारा है जिसको ये लोग खत्म करना चाहते हैं। ये देश हित के लिए, जनहित के लिए और धर्म हित के लिए जरूरी है। इन बाबाओं का विरोध होना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में लगातार दूसरे महीने राहत देखने को मिली है। वास्तव में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। जहां जो दाम देश के चारों महानगरों के लोगों ने पिछले महीने चुकाए थे वही मई महीने में भी चुकाने होंगे।
मार्च के महीने में आखिरी बार घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव देखने को मिला था, जब तब पेट्रोलियम कंपनियों ने घरेलू एलपीजी के दाम में 50 रुपये का इजाफा किया था। जब वहीं दूसरी ओर कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में गिरावट देखने को मिली है। यह लगातार दूसरा महीना है कि कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम कम हुए हैं। देश भर में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में कटौती देखने को मिली है। जब देश की राजधानी दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पटना में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 171 रुपये 5 पैसे कम हो गए हैं। इसके बाद देश की राजधानी दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 1856 रुपये, कोलकाता में 1960 रुपये और मुंबई में 1808 रुपये हो गया है। चेन्नई में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 171 रुपये की गिरावट आई है, जिसके बाद दाम 2021 रुपये 50 पैसे हो गई है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की नीतीश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत इंटर पास लड़कियों को प्रोत्साहन राशि देने के लिए 400 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। साथ ही तत्काल 132 करोड़ रुपए आवंटित भी कर दिया गया है। इस राशि से उन्हें साल 2023-24 में प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव के अनुसार मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षा बोर्ड से 2023 की वार्षिक परीक्षा पास छात्रों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये प्रोत्साहन राशि सभी कोटे की अविवाहित छात्रों को प्रति छात्र 25-25 हजार रुपये दी जाएगी। दरअसल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने, बाल विवाह पर अंकुश लगाने, प्रजनन दर में कमी लाने और फिर बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने, समाज की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से साल 2018 में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई थी। सुशासन के कार्यक्रम 2020 से 25 के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय पार्ट 2 और फिर अन्य कार्यक्रमों में इसे भी शामिल किया गया था। तो ऐसे में अगर आप बिहार की रहने वाली हैं और इस बार इंटर का एग्जाम दी हैं, एग्जाम में पास हुए हैं, तो फिर आपको बिहार सरकार की तरफ से 25-25 हजार रुपये दिए जाएंगे। तैयार रहिए आप। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री और आरजेडी के विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर द्वारा रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान के बाद एक और आरजेडी नेता ने ब्राह्मणों को लेकर के अजीबोगरीब बयान दिया है। राजद राष्ट्रीय सचिव और आरजेडी से पिपरा के पूर्व विधायक यदुवंश कुमार यादव ने भारत देश में रह रहे ब्राह्मणों को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि एक भी ब्राह्मण भारत देश के नहीं है। इनके डीएनए की जांच से ये खुलासा हुआ है। उन्हें उस वक्त वहां से भगाया गया और फिर ये सभी भारत आए हैं। इन सबों के द्वारा ही हम सभी को बांटने और फिर आपस में झगड़ा लड़ाने का काम किया जा रहा है। यदुवंश कुमार यादव ने कहा है कि ये लोग हम सबों के बीच फूट डालने का काम करते हैं। अब इन्हें हमें भी यहाँ से भगाना होगा। आरजेडी नेता यदुवंश कुमार यादव के इस बयान पर भाजपा विधायक और फिर पूर्व मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने कहा है कि राजद के नेताओं को अपने सलाहकार मनोज झा जी से पूछना चाहिए कि वे वहाँ कहाँ से आए हैं। मनोज झा जी और संजय झा जी ही इसे ठीक से उन लोगों को बता सकते हैं। नीरज कुमार बबलू ने कहा है कि ब्राह्मण हमारे देश के निवासी हैं। ब्राह्मण हमें संस्कार सिखाते हैं और फिर राजद नेता उन्हें भगाने की बात करते हैं। ज़रूरत है ऐसा बयान देने वालों को बाहर निकालने की। ये लोग समाज में द्वेष फैलाते हैं। ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं कि पटना में 13 मई को बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं। उनके आने से पहले ही कई राजनीतिक पार्टियों में जमकर के सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी की तरफ से उनके कार्यक्रम को लेकर के लगातार विरोध किया जा रहा है। पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने पहले ही कहा है कि हम चेतावनी देते हैं कि बाबा अगर कुछ भी भड़काऊ बातें करेंगे तो तब हम लोग इसका विरोध करेंगे। जेडीयू की तरफ से मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि कोई भी नेता अपना मंतव्य देता है तो फिर इसका मतलब विरोध नहीं होता है। बागेश्वर सरकार यहाँ आ रहे हैं तो फिर ये अच्छी बात है। वो यहाँ आकर के सभी हिंदुओं को नौकरी देने की गारंटी देंगे। उन्होंने कहा है कि सभी नौजवान जितने हिंदू है जो तिलक लगाते हैं, टीका बांधते हैं, उसको कम से कम बाबा नौकरी दें। विधान पार्षद नीरज ने कहा कि बाबा राजनीति के प्रयोगशाला बन रहे हैं। बीजेपी में उनके कसीदे गढ़े जा रहे हैं। हम तो यही कहेंगे कि बाबा से आशीर्वाद लीजिए और फिर जल्दी से जल्द ज्वाइनिंग लेटर दीजिए। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने गृह जिले नालंदा से 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावनाओं के संबंध में पूछे जाने पर सवालों को रविवार को बड़ी आसानी से टाल दिया है। जदयू नेता नीतीश इस सीट से सांसद और फिर 2005 में लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद वे बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। नीतीश कुमार की पार्टी हालांकि सीट को बरकरार रखने के समक्ष रही है। मौजूदा सांसद कौशलेंद्र कुमार, जो लगातार तीसरी बार अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं, वे शनिवार को कहा था कि अगर उनके गुरु मैदान में उतरना चाहते हैं तो फिर वे सीट छोड़ने को तैयार हैं। सांसद के बयान को लेकर के पत्रकारों द्वारा सवाल किए जाने पर नीतीश कुमार ने टालते हुए कहा कि छोड़िए ना, आप चिंता क्यों करते हैं, इस पर बात मत कीजिए।
दोस्तों बात करते हैं कि राष्ट्रीय लोक जनता दल का 3 दिवसीय राजगीर शिविर समाप्त हो चुका है। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने शिविर में हुई प्लानिंग को लेकर के एक प्रेस वार्ता की। बताया जाता है कि पार्टी मजबूती करने के लिए राज्य के तमाम जिलों में जिला सम्मेलन का आयोजन करेंगे, सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए उनकी क्या भूमिका होगी और फिर पार्टी की क्या रणनीति होगी, इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने विस्तार से जानकारी दी है। अपनी पार्टी का अब कभी भी विलय नहीं करेंगे। जब पार्टी में मुझे अधिकृत किया गया है, गठबंधन को लेकर के मुझे फैसला करना है, समय आने पर इस पर फैसला लिया जाएगा, ये कहना है उपेंद्र कुशवाहा का। दोस्तों बात करते हैं कि बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के पटना आगमन की सूचना के बाद से ही राजनीति गर्मा गई है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह हो या फिर आरजेडी के नेता तेज प्रताप यादव, दोनों ने धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तेज प्रताप यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री को रोकने के लिए एक संगठन बनाई है और इस संगठन का नाम है DSS, यानी कि धर्मनिरपेक्ष स्वयं सेवक संघ। जहां धीरेन्द्र शास्त्री को पटना आने के से रोकने के लिए तेज प्रताप यादव ने DSS की मंगलवार को बैठक बुलाई। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने DSS यानी कि धर्मनिरपेक्ष स्वयं सेवक संघ का गठन किया है। इस संगठन से जुड़ने वाले लोगों के हरी वर्दी और फिर लाठी दिया गया है। DSS को RSS और योगी आदित्यनाथ के संगठन हिंदू वाहिनी सेना का सामना करने के लिए तैयार किया गया है। इसी सेना के जरिए तेज प्रताप यादव धीरेन्द्र शास्त्री को रोकने की तैयारी में है। जहाँ इसे लेकर के तेज प्रताप यादव ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि धर्मों को टुकड़ों में बांटने वालों को करारा जवाब मिलेगा, तैयारी पूरी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ट्वीट के साथ ही तेज प्रताप यादव ने कुछ फोटो भी शेयर किए हैं, जहाँ इसमें वे कुछ लोगों से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में तेज प्रताप यादव ने बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो फिर मैं उनका विरोध करूंगा, मैं उनका हवाई अड्डे पर घेराव करूंगा। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने तेज प्रताप यादव पर अपने बयानों के जरिए निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ऐसी गलती ना करें। आरजेडी के लोग साधु संत महात्मा के फॉलोअर्स राजनेताओं से ज़्यादा है। आज लालू यादव खड़े हो जाएं तो फिर 10,000 लोग जुटेंगे। बाबा बागेश्वर के पीछे 2 लाख लोग ऐसे ही खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी गलती ना करें। आरजेडी के लोग हिंदू साधु संत के खिलाफ इस तरीके का बयान ठीक नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने महागठबंधन सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि सरकार अपराधियों से नहीं चल सकती है, बिहार में सरकार अपराधियों से चल रही है। उन्होंने आगे कहा है कि लालू प्रसाद यादव की एंट्री अब बिहार में हो चुकी है, अब बिहार में अपराध तो बढ़ेगा ही, अपराधी दिखेंगे, माफिया दिखेंगे। दरअसल नीतीश कुमार डमी मुख्यमंत्री बन चुके हैं। नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने पर सम्राट चौधरी ने कहा है कि जनता ने मन बना लिया है, अब नीतीश का खाता भी नहीं खुलेगा। नीतीश कुमार बस माया जाल बुनते जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन चुनाव जीतेंगे या फिर नहीं ये पता नहीं। 2013 के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार बचाने वाले मुख्यमंत्री रह गए, जहां लालू यादव भाजपा की कृपा से मुख्यमंत्री बने और भाजपा के खिलाफ लड़ने लगे। दोस्तों बात करते हैं कि कर्नाटक के मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी पर मोबाइल फोन फेंका गया है। जी हाँ, मोबाइल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ ही दूरी पर गिरा। इसके बाद कर्नाटक पुलिस हरकत में आई और संबंधित व्यक्ति से पूछताछ की गई। पुलिस ने बताया है कि युवक पीएम मोदी पर फूल फेंक रहा था। इसी दौरान उनके हाथ में मोबाइल फोन भी था, जहां उसने गलती से फूल की जगह मोबाइल फोन ही फेंक दिया। कर्नाटक के एडीजी आलोक कुमार ने कहा है कि पीएम मोदी के वाहन पर यानी कि गाड़ी पर फोन फेंकने वाले व्यक्ति का कोई गलत इरादा नहीं था, जहां उसने उत्साह में आकर के गलती से फोन फेंक दिया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अचानक से मौसम में आई बदलाव के कारण राजधानी पटना में कई तरह के नुकसान हुआ है। यही हाल सीमांचल मिथिलांचल में भी है। राजधानी पटना में आई अचानक तेज आंधी बारिश से पटना शहर की बिजली आपूर्ति व्यवस्था चरमरा गई। जहाँ 33 kVA और फिर 11 kVA के दर्जनों लाइन ब्रेक डाउन हो गया। जहाँ कई जगह पर पेड़ टूट करके गिर गए। कई जगहों पर बिजली के तार पर बैनर पोस्टर और फिर पेड़ की डाली गिर गई। करीब 1.5 घंटे तक मूसलाधार बारिश के बीच 11 kVA के अमूमन फीडर ब्रेक डाउन में चला गया, जहाँ इससे शहर के अधिकांश इलाके में बिजली आपूर्ति पूरी तरीके से बाधित रही।
दोस्तों बात करते हैं कि राजनीतिक लड़ाई में अब भैंस, गधा और पनडुब्बी का सहारा लिया जाने लगा है। रविवार को इन्हीं प्रतीकों के माध्यम से हमले किए गए। यह शुरुआत राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने की है। वही जवाबी हमला जदयू और आरजेडी की ओर से हुआ। उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और फिर आरजेडी की दोस्ती पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे जिस भैंस पर बैठे हैं डूबना तय है। इसके जवाब में जदयू और आरजेडी के प्रवक्ताओं ने भी बिना समय गवाए बता दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा किस वाहन की सवारी कर रहे हैं। जदयू प्रवक्ता और पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने भाजपा के संकेत करते हुए कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जिस पनडुब्बी पर बैठे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में उसका डूबना तय है। उपेंद्र कुशवाहा को सलाह भी दी गई है कि वे दूसरे की बजाय अपनी चिंता करें। जदयू में शामिल होकर के विधान परिषद के सदस्य बने थे या कुछ बड़ा हासिल करने के लिए दूसरी तरफ चले गए हैं, लेकिन वहां भी उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। इधर आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने उपेंद्र कुशवाहा को सबसे पहले मर्यादित भाषा के उपयोग की सलाह दी है। साथ में यह भी जोड़ा है कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा गधे की सवारी कर रहे हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि रेलवे की राज्य में यानी कि बिहार में चल रही 52 रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में से 17 प्रोजेक्टों में ब्रेक लग गया है। आरटीआई से मांगी गई जानकारी पर रेलवे बोर्ड की ओर से दिए गए जवाब के अनुसार बिहार में रेलवे की 32 में 15 नई रेलवे लाइन बिछाने, 1 लाइन दोहरीकरण और 1 गेज परिवर्तन के प्रोजेक्ट को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। जब फिलहाल इन पर सैकड़ों करोड़ की राशि खर्च होने के बाद भी रेलवे ने कई जगहों पर राशि के अभाव, जमीन की समस्या, उपयोगिता का आधार सहित अन्य कारणों के आधार पर इन प्रोजेक्टों पर रोक लग गया है। जब वहीं रेलवे बोर्ड के अनुसार राज्य की यानी कि बिहार की 32 नए प्रोजेक्ट में कुल 2278 किलोमीटर रेलवे लाइन का जाल बिछाया जाना है। इसमें कुछ प्रोजेक्ट लगभग पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा 4 गेज परिवर्तन और फिर 16 दोहरीकरण के प्रोजेक्ट में 2133 किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछाई जानी है। दोस्तों बात करते हैं कि पटना में आगामी 13 मई से 17 मई तक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दरबार लगाएंगे। राजधानी पटना से 25 किलोमीटर दूर नवतपुर की 13 गांव में धार्मिक आयोजन होगा। जहां धीरेन्द्र शास्त्री को गांधी मैदान में जगह नहीं दिए जाने पर बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। मुसलमानों को खुश करने के लिए नीतीश कुमार ने ऐसा किया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि मुसलमानों को खुश करने के लिए ईद के मौके पर नमाज अदा करने के लिए गांधी मैदान दिया गया, लेकिन हिंदुओं के लिए सनातन धर्म के प्रचार के लिए जगह नहीं दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया कि राज्य में एक संदेश जाए कि बिहार की सरकार मुस्लिम परस्त है, इसलिए ऐसा किया गया है जिसे हिंदू कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर बागेश्वर धाम का विरोध किया जाएगा तो फिर सनातन धर्म भी आगे आएंगे। बागेश्वर महाराज अगर यहाँ नहीं आएंगे तो फिर क्या वो पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर मक्का मदीना में कथा करने के लिए जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी से सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि ड्यूटी पर रहते एक दलित आईएएस अधिकारी की जान लेने के मामले में दोषी पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई कि जब देश भर के आईएएस संगठन और फिर दूसरे लोग निंदा कर रहे हैं, तब बिहार के आईएएस एसोसिएशन और फिर बिहार प्रशासनिक सेवा संघ की चुप्पी आश्चर्यजनक है। दोनों संगठनों में से किसी ने जेल मैनुअल में छेड़छाड़ करके आनंद मोहन को रिहा करने पर जुबान बंद कर ली है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि कृष्ण नैया हत्याकांड के दोषी की रिहाई पर अफसरों के संगठन ने विरोध करना तो दूर, सरकार के डर से एक निंदा प्रस्ताव तक पारित नहीं किया है। ऐसे डर और फिर चुप्पी को इतिहास क्षमा नहीं करेगा। उन्होंने इस मुद्दे पर राष्ट्र कवि दिनकर की पंक्ति याद करते हुए कहा कि जो तथ्य से समय लिखेगा उनका भी इतिहास। दोस्तों बिहार सरकार बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चलाती है। इस योजना के तहत नया बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार 10 लाख रुपए तक का लोन देती है। इस योजना के अंतर्गत युवा 48 तरह का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जिसमें बेकरी, फर्नीचर, ब्यूटी पार्लर, मार्बल, वायरिंग, कंप्यूटर, हार्डवेयर, प्लास्टिक सामग्री समेत कई अन्य उद्योग धंधे कर सकते हैं। हालांकि इस योजना के लिए आवेदन करने वाले युवाओं के लिए कुछ पात्रताएं हैं, जिसे वे बिहार का अस्थायी निवासी हो या उसकी उम्र 18 से 50 साल के भीतर हो, वे 12वीं ITI या फिर पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा का छात्र या फिर इसके समक्ष हो। आवेदनकर्ता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर अति पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखता हो। अब आप सोच रहे होंगे कि इस योजना का लाभ लेने के लिए कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। तो आपको बता दूं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, साथ ही साथ पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, कैंसल चेक, सिग्नेचर,
करंट अकाउंट डिटेल्स होना चाहिए। वहीं पर 10वीं और फिर 12वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए हम अप्लाई कैसे करें, तो आपको बता दूं कि बिहार उद्यमी योजना का लाभ लेने के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं और ये वेबसाइट है www.uddhami.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। अब आधार नंबर डाल करके लॉगिन करेंगे। उसके बाद आपके मेल पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड आएगा। इसकी मदद से फिर से लॉगिन करना होगा आपको। लॉगिन करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म आएगा। उस फॉर्म को फिल करने के बाद आपको आगे बढ़ना होगा और सबमिट कर देना होगा। दोस्तों बात करते हैं कि पटना में कोरोना के सबसे अधिक मरीज मिलने का सिलसिला जारी है। यह जांच में पटना में 53 संक्रमित मरीज मिले हैं। गया से 28, पूर्णिया से 11, भागलपुर से 9 और खगड़िया से 7 मरीज मिले हैं। अन्य जिलों में औरंगाबाद से 1, बांका से 3, दरभंगा से 1, जहानाबाद से 5, मधेपुरा से 4, मधुबनी से 3, मुजफ्फरपुर से 1, सहरसा से 3, सारण से 2, शेखपुरा से 1 और वैशाली से 1 संक्रमित मरीज मिले हैं। नए मरीज के साथ ही पटना में सक्रिय मरीजों की संख्या 396 हो गई है, जबकि गया और खगड़िया में 54, भागलपुर में 45 और पूर्णिया में सक्रिय मरीजों की संख्या 49 हो गई है। बिहार के अलग अलग स्वास्थ्य संस्थानों में 28 मरीज अभी भर्ती हैं। हालांकि किसी मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी है। दोस्तों बात करते हैं कि राजधानी पटना के बिहेटा के दिलावरपुर में एसडीआरएफ परिसर में 275 करोड़ की लागत से बनने वाले एसडीआरएफ मुख्यालय भवन का सीएम नीतीश कुमार ने शिलान्यास किया है। शिलान्यास के बाद सीएम नीतीश कुमार ने निर्माण से संबंधित तमाम कार्यों का निरीक्षण किया। जब 25 एकड़ में बन रहा भवन को 18 महीने में तैयार कर लिया जाएगा। एसडीआरएफ मुख्यालय परिसर में अब अपना नया प्रशिक्षण भवन के अलावा कई सुविधाएं रहित नया कार्यालय बनने जा रहा है, जिसका रविवार की शाम प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधिवत रूप से शिलान्यास किया है। इस दौरान बिहार के आपदा मंत्री शाहनवाज एवं मंत्री अशोक चौधरी, आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल के अलावा जिला प्रशासन के तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। दोस्तों बात करते हैं कि आईपीएल में सट्टा लगाने वाले मुख्य सरगना सहित 5 लोगों को कटिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जब बिहार में आईपीएल खेल में सट्टा खिलाने वाले पहला गिरोह का पर्दाफाश करते हुए कटिहार पुलिस ने 5 सट्टेबाज को 4,65,000 रुपये के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जिले में आईपीएल में सट्टा लगाने की सूचना नगर और फिर सहायक थाना पुलिस को मिली थी। जब पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नगर और फिर सहायक थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों सहित बलिया बेलोन थाना क्षेत्र में छापेमारी करके सट्टा सरगना के मुख्य आरोपी सहित 5 लोगों को 4,65,000 रुपये के साथ गिरफ्तार किया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में 2016 से शराबबंदी कानून लागू है। बिहार के अंदर शराब का सेवन करना या फिर इससे जुड़ा किसी भी तरीके का कारोबार करना कानूनी जुर्म है, अपराध है। जब वहीं पटना हाईकोर्ट ने शराबबंदी कानून की लागत, व्याख्या और फिर दुरुपयोग पर नाराजगी जताई है। पटना हाईकोर्ट ने शराबबंदी के प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए बेगूसराय के डीएम को कई कड़े निर्देश दिए हैं। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने महज 1 साल पुरानी कार से मिली 200 मिलीलीटर विदेशी शराब मामले में गाड़ी की नीलाम करने पर सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने इस मामले में बेगूसराय डीएम को 2 महीने के भीतर गाड़ी की बीमा राशि के बराबर रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने शराबबंदी कानून के नियम 14 और फिर धारा 92 तथा संविधान के अनुच्छेद 300 को नजरअंदाज करने का आरोप भी डीएम पर लगाया है। पटना हाईकोर्ट ने जल्दबाजी में गाड़ी नीलामी पर बेचने पर बेगूसराय डीएम को एक मुश्त 50,000 रुपये देने का आदेश भी दिया है। यह दोनों राशि तय समय के भीतर नहीं दिए जाने पर 12% सालाना ब्याज दर से भी देना होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने एलजेपी और फिर बीजेपी को झटका दिया है। चुनाव से पहले ही दल बदल का खेल बिहार में शुरू हो गया है, दिखने लगा है। रविवार को यानी कि 30 अप्रैल को एलजेपी और फिर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जदयू का दामन थाम लिया है। जदयू मुख्यालय के गरपुरी सभागार में रविवार को दरौली विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी सह अखिल भारतीय चौहरमल मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार मांझी के नेतृत्व में एलजेपी और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जदयू की सदस्यता ली है। दोस्तों बात करते हैं कि देश के विकास में बिहारी मजदूरों का बड़ा योगदान है। कई विकसित राज्यों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर के बढ़ते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दखल में बिहारियों की बड़ी भूमिका है। रोजगार की तलाश में बिहार से हर साल बड़ी संख्या में लोग देश विदेश जाते हैं, वहां चल रही आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ये बिहारियों का पावर है। रिपोर्ट बताती है कि पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, मुंबई, हरियाणा जैसे राज्यों की अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री और कृषि में बिहारी मजदूरों की महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जहाँ उदाहरण के तौर पर पंजाब के कपड़ा, साइकिल, चमड़ा और फिर कृषि उद्योग बिहारी मजदूरों के भरोसे ही चलते हैं। कोरोना काल में पंजाब में जब 2 लाख से अधिक मजदूर पलायन कर गए थे तो फिर उस दौरान कई कंपनियों ने ऑर्डर लेना बंद कर दिया था और फिर कुछ कंपनियां बंद होने के कगार पर आ गई थी। दिल्ली की एक गैर सरकारी संगठन की रिपोर्ट की माने तो बिहार से हर साल 40 लाख से अधिक लोग पलायन करते हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि पंजाब में पहले जहां लोग कृषि क्षेत्र में काम करने के लिए पंजाब जाया करते थे, अब वे औद्योगिक क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। इसीलिए उनकी दिलचस्पी पंजाब के बदले दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र में बढ़ती गई है। पलायन करने वालों में 36% SC ST तो 58% OBC समुदाय के लोग होते हैं। पलायन करने वालों में 58% की गरीबी रेखा से नीचे बताया गया है। एक आकलन के अनुसार पलायन करने वाले में 65% के पास खेती योग्य जमीन नहीं है। साल 2012 में बिहार सरकार ने दावा किया था कि 2008 से 2012 के बीच पलायन में 35 से 40% तक की कमी आई है। लोगों को बिहार में ही काम मिलने लगे हैं। खास करके कोरोना काल के दौरान कई राज्यों से लौटे काफ़ी बिहारी मजदूर वापस नहीं गए, जब उन्होंने यही रोजगार का साधन ढूंढ लिया। अब स्थिति ऐसी बन जाती है कि पंजाब सरकार की ओर से पत्र भेज करके कहना पड़ता है कि उनके यहाँ फसल कटने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। बिहार में कई ऐसे जिले हैं जहाँ बाहर से लौटने वाले लोगों ने छोटे मोटे उद्योग शुरू कर दिया है और अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। बिहार सरकार भी वैसे लोगों को प्रोत्साहित कर रही है। दोस्तों, बात करते हैं कि CBSE की ओर से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि CTET जुलाई 2023 के लिए आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थी CTET के लिए 26 मई की रात 12 बजे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह परीक्षा जुलाई-अगस्त के बीच कंप्यूटर आधारित मोड में होगी। अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र पर परीक्षा के दिन की सूचना दी जाएगी। CBSE ने कहा है कि इस बार परीक्षा 20 भाषाओं में होगी। बोर्ड ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि आवेदन करने से पहले सूचना बुलेटिन के माध्यम से पढ़ें। अभ्यर्थियों को केवल CTET वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। दोस्तों, रोक के बावजूद किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और पटना में भी पॉलीथीन का इस्तेमाल रुक नहीं रहा है। बीते साल 1 जुलाई से बिहार सरकार ने बिहार में सभी तरह के सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने की घोषणा की थी। इसके बावजूद भी कुछ दिन बाद तक इसको लेकर के सख्ती दिखी भी और सिंगल यूज प्लास्टिक को बेचने वाले दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया। इसके परिणाम स्वरूप प्रतिबंधित लगने के शुरुआती 3-4 महीने में इसका असर भी दिखा और दुकानदार इसका इस्तेमाल कम करने लगे। ग्राहकों को पॉलीथीन देने वाले दुकानदार भी इसे छिपा करके रखते थे और देते थे, लेकिन ऐसे दुकानदारों को लेकर के नगर निगम की कार्रवाई बंद होने के कारण अब फिर से वे पहले की तरह बेफिक्र होकर के फल और सब्जी वाले पॉलीथीन देने लगे हैं। नगर निगम द्वारा जुर्माना के बजाय अब जागरूकता पर बल दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत नगर निगम की टीम द्वारा दुकानदारों को स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पॉलीथीन के इस्तेमाल के दुष्प्रभाव को बताते हुए उनका इस्तेमाल बंद करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हालांकि इसका असर वैसा नहीं दिख पा रहा है जैसा जुर्माने का दिखता था। पॉलीथीन के फिर से धड़ल्ले से इस्तेमाल होने का एक बड़ा प्रमाण नालियों की उराही के दौरान भी दिखा है। बीते 1-1.5 महीने के दौरान शहर के 9 बड़े नालों और फिर 2 दर्जन से अधिक छोटे नालों की उराही के दौरान उसी तरीके से भारी मात्रा में पॉलीथीन निकला है जैसे प्रतिबंधित करने से पहले निकलता था। यहीं पर नहीं, थर्माकोल की थालियां और फिर प्लास्टिक के गिलास फिर से बिकने लगे हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक के अन्य वस्तुओं का इस्तेमाल भी फिर से शुरू हो गया है, जो बीते साल प्रतिबंधित लगने के बाद लगभग बंद हो गया था। दोस्तों, अब बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने तलाक से जुड़े हुए मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर रिश्तों में सुधार की गुंजाइश नहीं बचती है तो फिर दंपति को 6 महीने की जरूरी परीक्षा अवधि के इंतजार की जरूरत नहीं है। संविधान पीठ ने कहा है कि विवाह में कभी ना सुधारने वाले रिश्ते के आधार पर तलाक देने के लिए सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत प्राप्त अपरिहार्य शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। मौजूदा विवाह कानूनों के मुताबिक पति पत्नी की सहमति के बावजूद भी पहले फैमिली कोर्ट एक समय सीमा तक दोनों पक्षों को पूर्ण विचार करने का समय देते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की नई व्यवस्था के मुताबिक आपसी सहमति से तलाक के लिए निर्धारित 6 माह की प्रतीक्षा अवधि की जरूरत नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है हाल फिलहाल में। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। ये कहावत हम सभी ने सुनी होगी। फिलहाल अक्सर हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ न कुछ नया जुगाड़
करते हुए नजर आते हैं। जहां इन दिनों जुगाड़ लगा करके अपने मुश्किल कामों को आसानी से कर रहे कुछ लोगों को देख करके यूजर्स काफ़ी प्रभावित नजर आते हैं। हाल ही में एक ऐसे ही जुगाड़ शख्स के आविष्कार को देखा गया जिसे देख करके आरपीजी इंटरप्राइजेज के चेयरमैन हर्ष गोयनका काफ़ी प्रभावित हुए। दरअसल ट्विटर पर अपनी ऑफिशियल प्रोफाइल से जनेश टाइकून हर्ष गोयनका ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक बच्चे को सड़क पर 7 सीटर इलेक्ट्रिक बाइक चलाते देखा जा रहा है, जिसे देख करके लोग काफ़ी हैरान है। खास बात यह है कि वीडियो में नजर आ रही इलेक्ट्रिक बाइक की छत पर सोलर पैनल लगे हुए नजर आ रहे हैं, जिससे कि सड़क पर चलते समय भी ये इलेक्ट्रिक बाइक चार्ज होती रहती है। वायरल हो रहे वीडियो में एक शख्स जब इलेक्ट्रिक बाइक चला रहे बच्चे से उसके बारे में पूछताछ की तो फिर पता चला है कि इसकी इलेक्ट्रिक बाइक सिंगल चार्ज में 200 किलोमीटर जाने की क्षमता रखती है। शख्स के अनुसार उसने इलेक्ट्रिक बाइक को बनाने के लिए कबाड़ के सामान का इस्तेमाल किया है, जिसे बनाने में कुल 10,000 का खर्च आया है। फिलहाल इस तरह की इलेक्ट्रिक बाइक को देख करके हर कोई हैरान में पड़ गया है। आप भी अपने मोबाइल स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं यही वीडियो है। आपको बता दें कि उद्योगपति हर्ष गोयनका भारत के उन इंडस्ट्रियल में शामिल है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ़ी एक्टिव रहने के साथ ही अक्सर इनोवेटिव और फिर क्रिएटिव काम कर रहे लोगों को बढ़ावा देते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में इस महीने बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम होना है। इसको लेकर के कई तरह की तैयारियां की जा रही है। वहीं उनके आगमन को लेकर के राज्य की राजनीति में यानी कि बिहार की राजनीति में एक नया मुद्दा इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। ये मुद्दा हिंदू राष्ट्र बनाने और सनातन धर्म की बचाने को लेकर है। जहाँ एक तरफ राज्य की विपक्ष में बैठी पार्टी द्वारा सत्तारूढ़ दल को गलत बताया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस मसले को लेकर के सत्तारूढ़ दल द्वारा भी जोरदार हमला किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब राजद नेता सह पूर्व मंत्री विरशन पटेल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत को किसी भी कीमत पर हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। दरअसल मुजफ्फरपुर के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे राजद नेता सह पूर्व मंत्री विरशन पटेल ने कहा है कि हम किसी भी कीमत पर इस राष्ट्र को भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, बल्कि ये देश बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बताए गए आदर्शों पर चलेगा। उन्होंने कहा है कि आज RSS और फिर बीजेपी वाले खुद को सच्चा देशभक्त बताते हैं, लेकिन हमारे कई पूर्वज हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा। इनको लेकर के आज हम सभी किसी को कहने नहीं जा रहे हैं कि देशभक्त था या फिर फांसी के फंदे तक चढ़ा, और जो अंग्रेजों का दलाल था वो लोगों को दलील दे रहे हैं कि हम सच्चे राष्ट्रभक्त हैं। इसमें देश के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है और फिर तरह तरह के प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। इसके आगे उन्होंने कहा है कि आने वाले 2 सालों में लोकसभा का चुनाव होना है। देश की जनता सभी सच जान रही है। इस बार लोगों ने कहा है कि जनता सब कुछ जान रही है, समझ रही है, सबक सिखा देगी। इस बार इन लोगों का बिहार से सफाया हो जाएगा। इन लोगों का सपना कभी भी साकार नहीं होने वाला है। इधर आरजेडी नेता के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा नेता ने कहा है कि राजद नेता को पाकिस्तान जाकर के 2 गज जमीन का अपना जुगाड़ कर लेना चाहिए। ये वहीं जाकर के रह लेते और हिस्सेदारी करते तो फिर ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि इस देश में रह करके और देश के बारे में बोलना देशद्रोह का काम होता है। ऐसे में देशद्रोही लोगों को देश में रहने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मछली पालन से किसान बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। इसे बढ़ावा देने के लिए नीतीश कुमार की सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार की कोशिश रहती है कि किसान कृषि क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों से भी जुड़ करके बढ़िया मुनाफा कमाए। मछली पालन करके भी एक अच्छा भविष्य है। इस क्षेत्र में किसानों को आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाया जा रहा है। जहाँ आपको बता दें कि बिहार सरकार के जलाशय मत्स्य की विकास योजना के अंतर्गत मछली पालन के व्यापार को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में बिहार सरकार किसानों को सब्सिडी दे रही है, जिसके साथ ही कई तरह की ट्रेनिंग कार्यक्रम भी सरकार की ओर से चलाया जा रहा है। मछली पालन एक ऐसा क्षेत्र है जहां बिहार सरकार की ओर से किसानों को 70% तक की सब्सिडी दी जा रही है। सरकार ने मछली पालन के क्षेत्र में किसानों के बढ़िया भविष्य के लिए ये कदम उठाया है। बिहार सरकार की पशु एवं मत्स्य संसाधन की ओर से सब्सिडी देने की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि मत्स्य अंगुलिका संचयन के प्रति हेक्टेयर में यूनिट की लागत 60,000 रुपये तक तय की गई है। जलाशय का 3 लाख रुपए प्रति केस और फिर जलाशय का 10,50,000 रुपये प्रति पेन तय है। इन पर सरकार की ओर से 70% सब्सिडी दी जा रही है। इनके लिए बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की ओर से जलाशय मत्स्य की विकास योजना लाई जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्ण नैया हत्याकांड के में उम्र कैद की सजा पाए पूर्व सांसद आनंद मोहन की जेल से रिहाई हो गई है। ये तो आपको पता है। नीतीश सरकार के इस फैसले के खिलाफ जी कृष्ण नैया की पत्नी उषा कृष्ण नैया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए हामी भर दी है।
इधर सरकार के इस फैसले पर बीजेपी लगातार आपत्ति जता रही है। जहां आनंद मोहन की रिहाई को लेकर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से लालू नीतीश पर जोरदार हमला बोला है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार की सत्ता में लालू प्रसाद की एंट्री का असर दिखने लगा है, जब पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई भी उसी का नतीजा है। नीतीश कुमार बिहार में गुंडों की सरकार बनाना चाहते हैं, राज्य में सुशासन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। बिहार में जब लालू का जलवा चलेगा तो फिर बाहुबली, बालू माफिया, शराब माफिया, अपराधी दिखेंगे। इसमें कोई नई बात नहीं है। इस बात को सभी लोग जानते हैं कि लालू के समर्थन से जो सरकार चलेगी वह माफियाओं की सरकार होगी। उन्होंने कहा है कि अपराधियों की बदौलत कोई भी सरकार नहीं चल सकती है। किसी भी कीमत पर एक भी अपराधी जेल से नहीं छूटना चाहिए। अपराध और अपराधियों का बीजेपी हमेशा से खिलाफत करती रही है। इस पर किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता है। नीतीश कुमार डमी मुख्यमंत्री हो गए हैं और फिर सरकार में सुपर सीएम लालू प्रसाद की एंट्री हो गई है। ऐसे में अपराधी समीकरण, MY समीकरण समेत अन्य तरह के समीकरण बनाएंगे। जहां बिहार की राजनीति में जब लालू की एंट्री हो गई है तो फिर नीतीश कुमार का कोई औचित्य नहीं रह गया है। ये कहना है बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।